आज हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। लूसेंट का इतिहास चैप्टर 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। इतिहास के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले भारत के इतिहास के बारे में हम लोग विशेष अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर भारतीय इतिहास, भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीपीय भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश के जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू जामुन के वृक्षों को द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी के नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य पर्वत की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों की और दक्षिण की में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, पेलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, नियोग्रो ग्रेड, मंगलोयाड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। नोट में सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस को जाता है। यानी कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो काम किया है वो क्रिस्टोफर सेलियस ने किया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि प्राचीन भारतीय के इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो सबसे पहले हम लोग धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्रथम प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है, यानी कि हमारा पूरा संसार ही परिवार है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषीय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों को संहिता कहा जाता है। तो आइए अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है। 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3वें मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, अर्थात 9वें मंडल में देवता सावित्री सोम देवता का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चातुर्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त, जिसके अनुसार 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण है,
क्षत्रिय हैं, वैश्य है, शूद्र हैं। आदि पुरुष ब्रह्मा के कर्मशः मुख, भुजाओं, अंधाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। चरणों से उत्पन्न हुए हैं अर्थात ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अच्छन्य शब्द का संबंध गाय से है। नोट: धर्मसूत्र 4 जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों और कर्तव्यों और विशेषताओं में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व और ईसवी सन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी ईसा पूर्व और ईसवी सन क्या है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह का जन्म पहले के समय को ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म और 483 ईस्वी पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह के जन्म के तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है और इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी, आफ्टर डेट ऑफ ईसा भी लिखा जाता है। एडी यानी एनियो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। इसके बाद हम लोग यजुर्वेद के बारे में अध्ययन करेंगे। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धायु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है। उसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। इसके बाद हम लोग सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। सामवेद का साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उदारत्यु कहते हैं। इसका संकलन ऋग वेद पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट: यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। अर्थात अथर्ववेद में अंधविश्वास और विचारों का वर्णन मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्राचीन सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मांगों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मृष्टभूमि, मातृभूमि आदि के विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोनों का भी विवरण मिलता है। अथर्ववेद के परीक्षित को करुओं को राजा कहा गया है तथा करु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नोट: सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है, जिसमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष और इसके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिसमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण
भगवत में ही राजाओं का वंशावली पाई जाती है। नोट: ब्राह्मणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराण का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेय संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री और पुरुष को अर्धांगिनी कहा गया। जापालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है उसको क्या कहा जाता है? कथावस्तु कहा जाता है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानायकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता था। जैन के प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों और अन्य सामयिकों के साथ उसके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसे कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आधुनिक इसका नाम साम शास्त्री है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, जिसे 8 तरंग है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा के लेखक जो है अली अहमद है में सुरक्षित है। अष्टाध्याय संस्कृत भाषा में प्रथम पुस्तक है, जिसके लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य जोगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता का एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत की होने वाले एवं आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित है। इनके महाभाष्य के शुंगों का इतिहास का पता चलता है। अब हम लोग विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। यूनानी रोमन लेखक, पहला आपका टेसियस जो है यह ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा लेखक आपका है हेरोडोटस। हेरोडोटस क्या है? जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हेरोडोस्टिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारांस के ईरान का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। यानी कहने का मतलब है कि इसका भी सटीक जानकारी नहीं मिलता है। तीसरा है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निकायस, आर्नेसिक्टस तथा आर्टिबुलियस। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में कौन कौन है? निकायस है, आर्नेसिटिकस है तथा आर्स्टेबुलस के विवरण का अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। इसके बाद जो लेखक हैं वो आपका चौथा लेखक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है वो आपका सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय मौर्य के दरबार में आया था। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका, कौन सा पुस्तक लिखा है? इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। पांचवा है डाइमेकस। पांचवा कौन सा लेखक है? डाइमेकस। डाइमेकस क्या है? डाइमेकस या सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। छठा जो लेखक हैं वह है डायनीसियस जो था यह मिस्र नरेश टोलमी फिलेडियस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। सातवां जो है टोलमी है। टोलमी जो है इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल, कौन सा पुस्तक लिखा? भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। 8वां प्लिनी सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। 9वां जो है पेरिप्लस ऑफ द इर्थरियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है।
यह लेखक करीब 80 ईस्वी पूर्व में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब हम लोग पढ़ेंगे चीनी लेखक के बारे में। चीनी लेखक कौन कौन है? तो पहला चीनी लेखक है फाहियान। फाहियान के बारे में पढ़िए। फाहियान क्या है? फाहियान यह एक चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया और यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। यानी कि फाहियान जो है भारत में 14 वर्षों तक रहा। दूसरा लेखक है संयुगन। संयुगन जो है, संयुगन यह 518 ईस्वी पूर्व में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तीसरा लेखक है हेनसांग। हेनसांग जो थे यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया तथा लगभग 1 वर्ष की पूरी यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार के में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाला तथा भारत से विश्व बौद्ध धर्म को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CUC की कौन सा पुस्तक का नाम है? CUC नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बौद्ध की प्रतिमा को साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं को भी पूजन किया था। नोट क्या है हेनसांग के बारे में? हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। कौन थे नालंदा विश्वविद्यालय के? नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे उस समय शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। चौथा जो है आपका चीनी यात्री जो है इत्सिंग है। इत्सिंग के बारे में, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अरबी लेखक। अरबी लेखक में कौन कौन है? पहला है अलबरूनी। अलबरूनी क्या है? यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद और तकीत ए हिंद, भारत की खोज, आज की किताबुल हिंद और तकीब ए हिंद, भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमियों, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित किया है। कितने अध्यायों में विभाजित किया है? 80 अध्यायों में 80 अध्यायों में विभाजित किया है। इसने राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। दूसरा जो चीनी यात्री, जो अरबी यात्री था वह इब्न बतूता था। इसने अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्राचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली के काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। इसके बाद हम लोग अन्य लेखक के बारे में पढ़ेंगे। अन्य लेखक जो है, पहला लेखक है आपका तारानाथ। तारानाथ के बारे में पढ़ेंगे। तारानाथ क्या है? एक तिब्बती लेखक था। इसने कयुंतुर और तयुंतुर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा जो है लेखक है मार्को पोलो है। यह 13वीं शताब्दी के अंत तक पांडव देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांडव इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इसके बाद हम लोग पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बंगाज कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासक के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजपूत होलियोडोरस के वेशनगर गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। अर्थात सबसे पहले भारतवर्ष का जो नाम का जिक्र है वह कहाँ है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोह गौरा
अभिलेख है। इस अभिलेख का संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी तीसरी भीतरी लेख से प्राप्त होते हैं। सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण साक्ष्य एरन अभिलेख यानी शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। यानी कि जो सती प्रथा चल रहा था उसका जो है साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, तो एरन अभिलेख में मिला है, जिसे कौन सा शासक था, तो भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर के अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावर्ष यानी गड्ढा का घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाते थे, यानी प्राचीन काल में जो सिक्का चलता था उसको आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था। इसी को साहित्य में करसापण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। यानी कि समुद्रगुप्त के काल में सिक्कों पर समुद्रगुप्त की जो मूर्तियां हैं वो बीणा बजाते हुए मिलता है, जिससे कि पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत के प्रेमी था। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट में सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, जिसको सुकर्ण भूमि अर्थात वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा से स्थापित हुए हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण अभिलेख में हाथी गुफा अभिलेख है, जिसका शासक कौन है, तो कलिंग राज खारवेल। दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख, क्या है, इसके शासक कौन है, रुद्रदामन। नासिक अभिलेख, इसके शासक कौन है, गौतमी वल्लभ श्री। प्रयागस्तंभ लेख, इसके शासक कौन है, समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख, इसके शासक कौन है, पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख, इसका शासक कौन है, मलावा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख, इसके लेखक कौन, शासक कौन है, प्रतिहार नरेश। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख, इसके शासक कौन है, तो बंगाल के शासक बिजनियस। नोट, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, इपिग्राफी कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो अभिलेखों का अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है, इपिग्राफी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली कला जो है द्रविड़ शैली। यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत के जो मंदिरों की कला की शैली था वो नागर शैली कहलाता है, जबकि दक्षिण भारत के मंदिरों की कला जो है द्रविड़ शैली कहलाता है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाता है। और जहाँ दोनों का मिश्रित कर दिया गया उसको वेसर शैली कहा गया है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यह हिंदू मंदिर तथा पंचायन शैली का कहलाता है। जब मुख्य द्वार 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है तो पंचायतन मंदिर का उदाहरण जो है कंदरिया। पंचायन मंदिर का जो है उदाहरण जो है वह कंदरिया का मंदिर महादेव का मंदिर है जो कि खजुराहो में है। बहदेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर देवप्रयाग में है, उत्तर प्रदेश में है। और गुंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगले दिन नेक्स्ट टाइम हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटा जरूर बताइए, घंटा बजाइए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।